तो ये जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स हैं, इनको कहाँ पे सिंथेसाइज किया जा रहा होता है? दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियोलस हैं, एक दो या ज्यादा हो सकते हैं, उसके अंदर ये बन रहे होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट। इसके अलावा न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोमल आरएनए को भी बनाया जा रहा होता है। ये पूरी तफसील अभी हम इसमें देखेंगे कि कैसे बनाया जा रहा होता है। So a eukaryotic cell may contain million of ribosomes, each consisting of several molecules of ribosomal RNA together with dozens of ribosomal proteins. तो अब अगर आप स्टूडेंट गौर करें इसमें, जो हमने लास्ट वीक में टॉपिक पढ़ा था, तो इसमें देखें आप, तो ये राइबोसोमल आरएनए ही है ना जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो 5S है, 23S है या 16S है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के केस में 5S, 5.8S और 28S जो है ये राइबोसोमल आरएनए के आप स्पीशीज देख रहे हैं। दूसरी तरफ 18S राइबोसोमल आरएनए देख रहे हैं जो स्मॉलर सब यूनिट में। तो ये सारे के सारे राइबोसोमल आरएनए इस प्रोटीन के साथ ही मिलकर बने हुए ना, जो इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। राइबोसोम्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक राइबोसोमल आरएनए, दूसरा प्रोटीन। तो ये दोनों के मिलने से ये जो है राइबोसोम्स बनते हैं, इसके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, जो कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं, जो आपको लास्ट टाइम हमने डिटेल्ड देखा था कि इसमें कितनी कितनी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। यानी आपने यूकैरियोट्स के केस में देखा था कि 5.8S राइबोसोमल आरएनए को अगर हम देखें या यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखें तो इसमें 49 प्रोटीन्स टोटल होती हैं ऊपर वाले यूनिट में, लार्जर सब यूनिट में, और स्मॉलर के अंदर तकरीबन 33 प्रोटीन से ये मिलकर बना हुआ था। बाकी ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं, जो 4 तरह के आप देख रहे हैं राइबोसोमल आरएनए जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लार्जर के अंदर 3 होंगे, स्मॉलर के अंदर 1 होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये वही बातें सारी जो लास्ट वीक में हमने पढ़ी थी। तभी मैं आपको कह रहा होता हूँ कि आप कोई भी लेक्चर अब स्टूडेंट स्किप ना किया करें, ये सारे लेक्चर्स आपके इंटरलिंक्ड हैं आपस में। अगर आपको एक लेक्चर की समझ नहीं होगी तो दूसरा लेक्चर को आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़े से कम्प्लेक्स हैं। तो अब मेमेलियन राइबोसोम की कंपोजिशन स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो फिगर 11.9 में दिखाई गई है, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, तो ये वाली अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वही बात जो अभी आपको मैं शेयर भी कर रहा था, बता भी रहा था, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं इनके अंदर 4 डिस्टिंक्ट स्पीशीज पाई जाती हैं राइबोसोमल आरएनए की। वो कौन कौन सी हैं, वो ये आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक 5S राइबोसोमल आरएनए है, दूसरा 5.8S राइबोसोमल आरएनए, तीसरा क्या 28S राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, 60S सब यूनिट बनाते हैं, यानी लार्जर सब यूनिट बनाते हैं राइबोसोम का। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 18S राइबोसोमल आरएनए जो है ये स्मॉलर सब यूनिट बनाता है, जो 40S का होता है। तो 60S और 40S मिलके क्या बनाते हैं, 80S राइबोसोम बना देते हैं दोनों मिलके। आपको पता है ना यूकैरियोट्स के केस में राइबोसोम जो होता है 80S होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम 70S का होता है। तो इस तरह से अब ये दोनों सब यूनिट के मिलने से 80S क्यों बना? कोई बता सकता है कि 60S और 40S तो बनता है 100S, तो यहाँ पे दोनों के मिलने से, लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट के मिलने से बन रहा है 80S। तो 20 सर कहाँ ये गया? सर ये जब सर ये आपने बताया था। जब ये आपस में लिंक हो रहे होते हैं, देन कुछ जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, तो वो बना लेते हैं मिलकर ये एटीएस। लेकिन जो काम नहीं कर रहे होते या ऐसे होते हैं कि नहीं, वो इसका स्टूडेंट मैंने आपको आंसर भी ड्यूरिंग बताया था इसका। कोई बता सकता है? जी सर, आपने क्लास में बताया। क्लास में बताया था कि जो सर्वर यूनिट है वो जब हम इनकी करते हैं, मतलब इनको सेपरेट करने के लिए, उसमें तो वो कोई 60 पर आ जाता है, तो कोई 70 हाँ, पर, एक जब तो वो हमने बताया था कंबाइन ना, किया तो दूसरा वो मैंने 80 पे बताया आ गया। था कि दूसरा बताया था आपने कि बुक्स पे। जी लार्जर में से हमने स्मॉलर को माइनस करना है, तो जी जो बिल्कुल आंसर यही। आएगा उसको लार्जर में प्लस कर देंगे, तो हमें हमें ये हासिल होगा। जैसे अब यहाँ पे सपोज 60S में से 40S माइनस करें तो कितना बनता है, 20। तो 20 को अगर 60 में प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, 80। 80 बिल्कुल। इसी तरह से वो हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के केस में कि उसमें अगर हम उसका लार्जर सब यूनिट को क्या होता था, भला बता सकता है कोई? वो 70S बनते हैं ना, तो उसका क्या होता था लार्जर और स्मॉलर? उसमें 30 और 50 होते हैं ना, 30 और जी 50। तो 50 उसका लार्जर होता है और 30 स्मॉलर होता है। तो 50 में से 30 माइनस करें तो क्या बनता है, 20। तो 20 को 50 में प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 70। तो प्रोकैरियोट्स का 70S होता है, इनका 80S होता है। तो इस तरह से अब देखें इसमें 3 डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं जो लार्जर सब यूनिट में हैं, 5S, 5.8S, 28S, और जो 18S है वो स्मॉलर सब यूनिट में पाई जाती। अब ये तीनों के तीनों जो राइबोसोमल आरएनए की स्पीशीज है ना, कि एक मतलब जो है ना लार्जर मॉलिक्यूल के टूटने से बनती हैं, उसकी क्लीवेज से बनती हैं ये, और उसका साइज क्या होता है, वो 45S का होता है, जिसको भी हम आगे जाके इसी बुक में देखेंगे कि 45S का सबसे पहले जो है ना राइबोसोमल आरएनए बना था,
फिर उसके टूटने से उसकी क्लीवेज हुई है, उसकी ट्रिमिंग हुई है, तो उससे ये 3 तरह की स्पीशीज बन गई। लेकिन ये 18S जो होता है ये सेपरेटली, इसमें से जो सॉरी ये 5S होता है ना, ये इसका हम देखेंगे ये सेपरेटली बन रहा होता है। बाकी तीनों जो 5.8S है, 28S और 18S, ये एक के टूटने से बनते हैं। 5S जो है वो सेपरेट बन रहा होता है, इसका प्रोसीजर भी अलग हम देखेंगे। तो अब ये सारे के सारे जो राइबोसोमल आरएनए है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बन रहे होते हैं। ये आप एक न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर की स्ट्रक्चर। इसमें आपको एक तो 2 कंपोनेंट आपने इसके याद रखने जो मेजर होते हैं। एक इसका फाइब्रिलर कंपोनेंट होता है, एक इसका ग्रैनुलर कंपोनेंट होता है। तो फाइब्रिलर कंपोनेंट वो एरिया है जहां पे राइबोसोमल आरएनए से, यानी कि ये जो है ना राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है। यानी यही राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम का हिस्सा बना हुआ है, तो वो यहाँ पे बनता है इस एरिया के अंदर। ये जो डेंस आप फाइब्रिलर कंपोनेंट देख रहे हैं ना, तो इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे ये जो फाइब्रिलर सेंटर है, इसके नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा थ्रेड बना हुआ पड़ा होता है, जो कि क्रिसमस ट्री की तरह नजर आ रहा होता है। उसको क्रिसमस ट्री जैसा अपीयरेंस उसका होता है, तो इसलिए फिर उसको क्रिसमस ट्री भी कह दिया जाता है। तो फिर वहां पे सबसे पहले इसकी सिंथेसिस होती है राइबोसोमल आरएनए की, और उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्रेड्स बढ़ते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए की क्लीवेज होती है, और फिर छोटे छोटे फिर ये जो ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर वो चले जाता है। तो ये ग्रैन्यूल्स बेसिकली क्या है, ये वही राइबोसोम्स हैं जो कि आपको यहाँ पे सब यूनिट आप राइबोसोम्स के ये वाले देख रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे राइबोसोम्स की भी सिंथेसिस हो रही है, राइबोसोमल आरएनए की भी सिंथेसिस हो रही है, तो ये फैक्ट्री समझी जाती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स को प्रिपेयर किया जा रहा होता है, सिंथेसाइज किया जा रहा होता है। तो इसके किसी हिस्से में सिंथेसाइज किया जा रहा होता है, फाइब्रिलर सेंटर में, जिसको एफसी कहा जाता है। और इसके इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो रहे होते हैं फाइबर सारे इसके जो होते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए के फाइबर जो है ना, वो इधर इकट्ठे हो रहे होते हैं। जो डेंस एरिया आपको नजर आ रहा है, डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट, तो इसलिए वो डेंस नजर आ रहा होता है। दिस इज टर्म्ड एज डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसको डिस्पर्स करके देखा, इस एरिया को ना फैला के देखा, तो उनको नीचे इसके एक बहुत मोटा सा बड़ा सा थ्रेड नजर आया। वो थ्रेड उन्होंने कहा कि बेसिकली क्या है, यही राइबोसोमल आरएनए का होता है जो नया बन रहा है। तो इस यहाँ से उन्हें पता चला कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए भी बनता है, और न्यूक्लियोलस ही जो है वो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम्स के बना रहा होता है। और इतना इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है कि राइबोसोम्स आपको पता प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम्स की प्रेपरेशन हो या राइबोसोमल आरएनए की प्रेपरेशन हो, वो कहाँ पे हो रही होती है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर, जिसके 2 मेजर कंपोनेंट है, ग्रैनुलर कंपोनेंट और दूसरा फाइब्रिलर कंपोनेंट। और फाइब्रिलर को मजीद 2 में डिवाइड किया गया हुआ है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप ये साइड पे देख सकते हैं, इसका जो माइक्रोस्कोपी में इसको दिखाया गया, तो इसमें देखें ग्रैनुलर कंपोनेंट देख सकते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बेसिकली क्या है, राइबोसोम्स पड़े हुए हैं उसके सब यूनिट्स, इसलिए ग्रैनुलर नजर आ रहा है न्यूक्लियोलस। और एफसी क्या है, वही जो आपको फाइब्रिलर सेंटर बता रहा था वो ये वाला है। और ये आपको डार्कली स्टेन्ड एरिया नजर आ रहा है साथ, यानी कि डेंस एरिया, तो वो क्या है, डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट है, डीएफसी जिसको कहा गया हुआ है। तो इस तरह से ये माइक्रोस्कोपिकली नजर आ रहे होते हैं एरियाज। अब राइबोसोम्स जो होते हैं, दे आर सो न्यूमरस दैट मोर देन 80% ऑफ द आरएनए इज इन मोस्ट सेल्स कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। To furnish the cell with such a large number of transcripts, the DNA sequences encoding ribosomal RNA are normally repeated hundreds of times. तो वो सीक्वेंसेस डीएनए के जो राइबोसोमल आरएनए बनाने जा रही है ना, यानी राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है, और राइबोसोमल आरएनए से क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं जो प्रोटीन के साथ मिल जाता है। तो न्यूक्लियोलाई के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और अक्सर देखेंगे हम कि न्यूक्लियोलाई के बाहर भी होता है प्रोसेस, वो भी एक अलग से केस हम देखेंगे 5S के केस में, कि 5S राइबोसोमल आरएनए दोबारा न्यूक्लियस के अंदर आते हैं बाहर से। वो बाहर पहले बनते हैं, तो बाहर से वो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं ताकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाएं राइबोसोम्स के अंदर। So this DNA called ribosomal DNA is typically clustered in one or a few regions of the genome. तो ह्यूमन जीनोम के केस में देखें तो राइबोसोमल डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, इट हैज 5 राइबोसोमल डीएनए क्लस्टर्स। तो हमारे जीनोम में 5 राइबोसोमल डीएनए के क्लस्टर्स हैं, ईच ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम, जो हर एक जो है ना क्लस्टर मुख्तलिफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, जिसको इंटरफेस हम कह सकते हैं, the clusters of ribosomal DNA are gathered together as a part of one or more irregularly shaped nuclear structures called nucleoli. तो वही बात आ गई कि जब हमारे अंदर अगर हम देखें तो जब सेल डिवीजन नहीं हो रही है, यानी जो जिसमें G1S G2 फेजेस होती हैं, जब वो वाला प्रोसेस हो रहा होता है, तो राइबोसोमल डीएनए जो होता है ना, वो इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलाई के अंदर। तो न्यूक्लियोलाई क्या करते हैं,
ये राइबोसोम्स को बना रहे होते हैं, क्योंकि राइबोसोमल डीएनए राइबोसोम्स के अंदर फिर चले जाएगा, यानी कि राइबोसोमल आरएनए की शक्ल में। राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनेगा, वो राइबोसोमल आरएनए किस में चले जाएगा, राइबोसोम्स के अंदर। तो न्यूक्लियोलाइड राइबोसोम्स भी बना रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए भी बना रहे हैं, तो ये उसकी फैक्ट्री है। The bulk of a nucleolus is composed of nascent ribosomal subunits। तो न्यूक्लियोलस का जो ज्यादातर हिस्सा है इसमें क्या होता है कि नेसेंट मीन नया, जो नजायदा नया बन रहा होता है राइबोसोमल सबयूनिट्स, तो वो यहाँ पे इसके अंदर बन रहे होते हैं। दैट गिव द न्यूक्लियोलस अ ग्रैनुलर अपीयरेंस। तो इसी वजह से ये स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि न्यूक्लियोलस जो है यहाँ पे आपको ग्रैनुलर क्यों नजर आ रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि इसके अंदर जो है बेशुमार राइबोसोमल जो सब यूनिट्स होते हैं, जैसे लार्जर है स्मॉलर है, वो बन रहे होते हैं। तो इसी वजह से वो फिर इतने सारे राइबोसोमल सब यूनिट्स जब दिखते हैं तो वो ग्रैन्यूल्स की तरह नजर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए जो न्यूक्लियोलस का ज्यादा हिस्सा है वो ग्रैनुलर नजर आपको आ रहा, तो दानेदार नजर आ रहा होता है। Embedded within this granular mass are one or more rounded cores consisting primarily of fibriller material। तो यहाँ पे आपने ये देखी थी कि इसके दो ही कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं ना, कि ग्रैनुलर कंपोनेंट है, दूसरा फाइब्रिलर कंपोनेंट है, जो कि आपने न्यूक्लियोलस का ऑब्जर्व किया है। तो न्यूक्लियोलस के दो ही ये कंपोनेंट स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, तो अब ये न्यूक्लियोलस की लाइट माइक्रोग्राफ से आपको दिखाया गया था ह्यूमन, यानी कि जो न्यूक्लियोलस का है, तो उसमें राइबोसोमल प्रोटीन्स को फ्यूज किया गया था फ्लोरेसेंट ग्रीन प्रोटीन से। ये ऊपर वाला आप इमेज देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको न्यूक्लियोलस नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस आप एक न्यूक्लियाई के अंदर देख रहे हैं, छोटे छोटे आपको उसके कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं उसके अंदर, सेल के अंदर। अब इसमें इस मॉडल के मुताबिक अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोलस के बारे में ये दो तीन बातें यहाँ पे अहम है, ये वाली जो है। एक तो ये है कि इस मॉडल के मुताबिक जो एफसी है ना, फाइब्रिलर जो कंपोनेंट था न्यूक्लियोलस का, इट कंटेन्स द डीएनए दैट कोड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। तो ये वाला कंपोनेंट डीएनए रखता है जो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, और डीएफसी वो एरिया है जो नेसेंट प्री राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स हो, जहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं या उसकी प्रोटीन्स जुड़ी होती हैं, जिसको हमने डेंस फाइब्रिलर रीजन कहा था। यानी कि राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाला कंपोनेंट कौन सा स्टूडेंट्स, ये एफसी है, ये वाला, ठीक है। तो जब एफसी से राइबोसोमल आरएनए बन जाएंगे तो वो इकट्ठे कहाँ पे होंगे, इधर इर्द गिर्द, जिसको हम डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट कह रहे हैं। तो ये बात हो रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर देखें इसमें कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्री राइबोसोमल आरएनए प्रीकर्सर टेक्स प्लेस एट द बॉर्डर बिटवीन द एफसी एंड डीएफसी। तो जहाँ पे एफसी और डीएफसी होता है ना, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है इस एरिया के अंदर, ये जो दोनों का बॉर्डर बन रहा है कॉर्नर। तो यानी यहाँ पे राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है, फिर राइबोसोमल आरएनए जो है उससे क्या बनेंगे, राइबोसोम्स बनेंगे। राइबोसोम्स के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसने फिर इनकॉर्पोरेट करना होता है ना, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर वो चलता जाता जाएगा, ये जो राइबोसोमल आरएनए। क्योंकि राइबोसोम्स को अगर आप देखें तो उसमें 49 राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं लार्जर सब यूनिट में, और स्मॉलर सब यूनिट में कितनी 33 राइबोसोमल प्रोटीन्स इसके साथ ये मिल जाते हैं, तो ये राइबोसोम के अंदर फिर इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो फाइब्रिलर जो मटेरियल था, इट इज थॉट टू कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल डीएनए टेम्पलेट्स एंड नेसेंट राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स। तो अब सेंथिसाइजिंग अगर हम देखते हैं इसकी, राइबोसोमल आरएनए को सेंथिसाइज कैसे किया जाता है, तो स्टूडेंट्स राइबोसोमल आरएनए को ऑब्जर्व करने के लिए कि ये बनता कैसे था सेल्स के अंदर, सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, एग सेल्स को लिया, क्योंकि एग सेल्स जो होते हैं इनका साइज कंपैरेटिवली लार्जर होता है, तो इसलिए इनको सिलेक्ट किया गया फॉर दिस पर्पस। तो oocytes जो होते हैं दे आर टिपिकली वेरी लार्ज सेल्स, जो कि 100 माइक्रोमीटर जिनका डायमीटर मैमल्स के केस में होता है। सो दोज ऑफ एम्फीबियंस आर जनरली इनॉर्मस। और अगर एम्फीबियंस के केस में आप देखें तो इसका और भी ज्यादा साइज ज्यादा है, डायमीटर और भी ज्यादा है। तो इसीलिए फिर एम्फीबियंस के जो है वो एग सेल्स को सिलेक्ट किया गया था इस स्टडी के लिए कि राइबोसोमल आरएनए प्रीकर्सर बनता कैसे और जाता कहाँ पे। So during the growth of amphibian oocytes, the amount of ribosomal DNA in the cell is greatly increased। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब भी oocytes यानी एग सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है ना, तो उसमें राइबोसोमल डीएनए ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोलाई भी बढ़ जाते हैं। तो इसका समझ आ रही है इस बात की कि न्यूक्लियोलाई का कनेक्शन साइंटिस्ट ने देखा कि न्यूक्लियोलाई के अंदर चूंकि राइबोसोमल डीएनए बनता है, फिर राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए भी तो बनना है ना, डीएनए से आरएनए बनता है जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आपको इसको समझाने के लिए पहले आप स्टूडेंट्स एक दफा ट्रांसक्रिप्शन की दोबारा वीडियो देखें, ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या थी और कैसे उसको जो है वो सिंथेसाइज किया जा रहा होता है।
जो आपसे अभी बात में कर रहा हूँ। तो ज़रा इसको एक दफ़ा फिर देखें ट्रांसक्रिप्शन को, ताकि आपको इसका आइडिया हो, फिर आपको समझ आएगी टॉपिक की ज़्यादा। The genetic material is stored in the form of DNA in most organisms. In humans, the nucleus of each cell contains over 3 into 10 raised to the power 9 base pairs of DNA, distributed over 23 pairs of chromosomes. Each cell has 2 copies of this genetic material. This collectively is known as the human genome. The human genome contains about 30,000 genes, each of which codes for certain proteins. Although thousands of genes in the human DNA code for proteins, large stretches of DNA in the human genome are transcribed, but they do not code for proteins. These regions are known as introns, and they make up about 95% of the genome. Some of this non-coding DNA controls gene expression, but the purpose of much of it is not yet understood. This is a fascinating subject that is certain to advance rapidly over the next few years. So we know that all the information of the human genome is coded in the DNA in genes in the form of nucleotide base pairs. How this coded information is used to produce functional products like proteins is known as gene expression, and it essentially consists of 2 important steps. The first involves copying of the coded information in DNA to a RNA molecule, which takes place inside the nucleus of the cell, and this is known as transcription. This RNA molecule then leaves the nucleus, and the information of this RNA molecule is used to produce functional gene products like proteins, and this step is known as translation. In this video, we will take a brief look on the process of transcription. Make sure to subscribe for upcoming video on translation. You can also take a look at our previous videos on DNA structure and DNA replication. Links are in the description below. So the process of transcription takes place in 2 broad steps. First, the enzyme RNA polymerase forms a pre-messenger RNA molecule. This happens in the nucleus by using base pairs complementary to the base sequence of the DNA template strand. In the second part, the pre-mRNA is edited by more enzymes to produce a desired mRNA, which is the final product of the transcription. So let's look at the first section of this process, which is the formation of the pre-messenger RNA, which essentially takes place in 3 steps: initiation, elongation, and termination. Now, the main enzyme that is involved in this process of transcription is the RNA polymerase. The RNA polymerase has the main job of copying the information of the DNA to a new RNA molecule. RNA polymerase builds the new strand from the 5' to the 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end. So the first step in the formation of a pre-messenger RNA molecule is the initiation, in which the enzyme RNA polymerase binds to the promoter region of the DNA. Now let's suppose this is a gene that is shown in the green that needs transcription. At the beginning of each gene, there is a sequence of base pairs known as the promoter region of the gene. The promoter region serves as a guide which tells the enzyme RNA polymerase where to attach. Once the RNA polymerase binds to the promoter region, it separates these 2 strands of DNA, providing the single-stranded template needed for transcription. Only one of these strands is used in the process of transcription, which is known as a template strand. This strand always runs from the 3' to the 5' direction. This is because of the fact that we just discussed. That is, that RNA polymerase can only synthesize the new strand from the 5' to 3' direction. So it can only use a strand of the DNA running from the 3' to 5' direction as a template, as the new strand that is copied is always copied in the anti-parallel direction. So after the RNA polymerase binds to the promoter region of the DNA, the second step in this process is elongation, which is the process of copying the bases on the DNA template strand to form the new complementary RNA strand. The RNA polymerase uses nucleotides according to the base pair complementary rules to create a RNA copy. In the previous videos, we learned how the DNA is copied by DNA polymerase to form an identical new strand of DNA. In that case, the DNA polymerase added the base thymine when the template strand had the base adenine, and it added the base cytosine when the template strand showed the base guanine, and vice versa. But in case of transcription, the RNA molecule that is produced contains the base uracil instead of thymine. So there are no T's in the base pair sequence of RNA.
Whenever the RNA polymerase detects the base adenine in the template strand, it adds uracil in the forming RNA strand. So this is how the enzyme RNA polymerase adds new base pairs in the 3' end of the growing RNA chain, and this is known as elongation. The next step is termination. So just like we had a sequence of gene known as the promoter region which signaled the enzyme where to start, we have regions of the gene that basically signal the enzyme where to stop. These signals are known as terminators, and they signal that the RNA transcript is now complete. Once the RNA polymerase reads and transcribes the terminator regions, the newly formed RNA transcript is released from the transcription complex. So this was the first section of this process in which the DNA is used to produce a RNA molecule. This RNA is known as the pre-mRNA or the pre-messenger RNA. The prefix is used here to show that this mRNA is not yet ready to leave the nucleus and start the process of translation. So the next section of this process of transcription deals with how this pre-mRNA is converted to a mature RNA molecule. So imagine that you want to publish a new book and you have printed all the pages. Now you cannot sell the book yet because the new book needs covers, both front and back. Also, before selling it, it is important to check for any blank or wrong pages that may have been inserted. These two processes essentially represent how the pre-mRNA is processed. The first step involves addition of a cap and a tail to the ends of this pre-messenger RNA molecule. These caps and tails are short amino acid sequences that protect the pre-mRNA molecule. The free ends of the pre-mRNA are liable to attack from many enzymes. The cap and the tail covers these ends. The second step of this process involves removal of any unuseful or junk sequences that do not code for proteins, and these are known as introns. This is known as RNA splicing, in which the protein RNA complex known as the spliceosome removes these non-coding parts. The rest of the DNA is then joined again together to create a mature RNA molecule. So this was a brief look at the process. तो ये था जी स्टूडेंट इसका प्रोसेस एक जनरलाइज जो हम देख रहे थे। अब इसमें आप चेक करें तो हम यही बात अब यहाँ पे कर रहे हैं कि राइबोसोमल आरएनए प्रीकर्सर की सिंथेसिस न्यूक्लियोलाई के अंदर हो रही है। यही ट्रांसक्रिप्शन का अमल है कि राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है। So the selective amplification of ribosomal DNA is necessary to provide the large number of ribosomes that are required by the fertilized egg to begin embryonic development. तो इसमें क्या होता है कि राइबोसोमल डीएनए क्यों इतना ज्यादा हो जाता है एग के अंदर, जब उसकी मतलब हम एग को क्यों देखते हैं या एग को क्यों लेते हैं कि हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं अगर कि भाई ट्रांसक्रिप्शन हो रही है या नहीं हो रही है, राइबोसोमल डीएनए बना है या राइबोसोमल आरएनए बना नहीं बना। क्योंकि एग के अंदर क्या होता है, बेशुमार जो है, एक तो न्यूक्लियोलाई है, दूसरा क्या है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्योंकि राइबोसोम ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रोटीन बनेगी ना, और आपको पता है कि मोस्ट पोर्शन जो होता है, पार्ट होता है, वो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। तो प्रोटीन्स क्यों चाहिए? ताकि डेवलपमेंट, उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके, जो एम्ब्री उसके अंदर मौजूद है। तो इसीलिए एग सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो न्यूक्लियोलाई होते हैं या उसके अंदर जो राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए अब यह नेक्स्ट भी पॉइंट है कि बिकॉज दीज oocytes contains hundreds of nucleoli, each actively manufacturing ribosomal DNA, so they are considered as ideal subjects for the study of ribosomal RNA synthesis and processing. तो ये उसका स्टूडेंट आंसर भी मिल गया आपको कि क्यों हम एग सेल्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर स्टडिंग द राइबोसोमल डीएनए या आरएनए या प्रोटीन की सिंथेसिस अगर हम देखनी चाह रहे हैं तो हम क्यों oocytes को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बेशुमार न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। So that's why they are considered as ideal subject for the study of ribosomal RNA synthesis and processing. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर। तो नेक्स्ट है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस का सबसे पहले स्टूडेंट जो काम किया गया था वो 1960s में स्टार्ट हुआ था, जिसमें ऑस्कर मिलर जो था उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में इसको देखा था कि जीन्स कैसे एक्शन अपना परफॉर्म कर रही होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ। तो उसने स्टडीज को अपनी परफॉर्म करने के लिए क्या किया था, टू कैरी आउट दी स्टडीज द फाइब्रिलर कोर्स ऑफ oocyte nucleoli were gently dispersed to reveal the presence of a large circular fiber। ये पॉइंट अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो इसमें बताया गया है कि फाइब्रिलर कोर्स जो है oocyte की न्यूक्लियोलाई की, वो उनको जेंटली डिस्पर्स कर दिया गया था
जिससे फिर पता चला है कि नीचे उनके क्या है, एक सर्कुलर फाइबर पड़ रहा होता है, ये वाली जो कोर्स। मैं आपको यही बता रहा था ना स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो फाइब्रिलर सेंटर या फाइब्रिलर कोर जो होती है ना, ये वाली, इसको फाइब्रिलर सेंटर या फाइब्रिलर कोर भी कह दी जाता है। इसको उन्होंने हिला के देखा, जेंटली डिस्पर्स किया, शेक किया, तो इसके नीचे एक मोटा सा थ्रेड पड़ा हुआ था, एक धागा पड़ा हुआ था, जो क्या कर रहा था, जो राइबोसोमल डीएनए रखता था, फिर उससे राइबोसोमल आरएनए बना हुआ था, वो राइबोसोमल आरएनए बन के यहाँ पे साइड पे बिखरे हुए थे और क्रिसमस ट्री का वो अपेयरेंस दे रहे थे। यानी सेंसिस यहाँ पे इसके नीचे हो रही होती है और जो राइबोसोम्स होते हैं ये साइडों पे फैले हुए होते हैं, जो कि आपको नजर आ रहे हैं न्यूक्लियोलाई के अंदर। तो अब इसमें उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो ली गई, उसमें बेशुमार न्यूक्लियोलर एक्टिविटी को देखा गया और राइबोसोमल आरएनए के सेंसिस के बारे में बेशुमार पॉइंट्स पता चले। तो उसमें ये दो तरह की माइक्रोग्राफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ना क्रिसमस ट्री का अपेयरेंस देते हैं ये। तो आप ये क्रिसमस ट्री को आपने अक्सर देखा होगा कि नीचे से आपने देखा ब्रॉड होता है, ऊपर की तरफ नैरो होता चला जाता है, वो क्रिसमस ट्री जो होता है। तो यहाँ पे आप देखें बेशुमार आपको ये क्रिसमस ट्री नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे से, जो कि नीचे से देखें ये जो नैरो हैं, ऊपर से जाके ये ब्रॉड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। या इस तरह से आप ब्रॉड से नैरो की तरफ चले जाएं, नैरो से ब्रॉड की तरफ चले जाएं, तो अल्टीमेटली ट्री का अपेयरेंस आपको एक नजर आ रहा है क्रिसमस ट्री का। तो बेशुमार ये आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इनको बी डायग्राम में आपको स्टूडेंट ये जूम करके दिखाया गया है, जो कि फाइब्रिलर कंपोनेंट के नीचे पड़े हुए हैं, यानी वही डेंस एक फाइबर आपको बताया गया था ना। तो ये डेंस फाइबर आप देखें तो उसके दरमियान में यहाँ पे आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नजर आ रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे से बने हुए, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम छोटे छोटे पड़े हुए हैं बेशुमार। अब उन्होंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन की है उस डीएनए की, जो कि राइबोसोमल डीएनए था। तो उस राइबोसोमल डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन हुई तो उससे ये फाइबर साइडों की तरफ बने हुए आपको नजर आ रहे हैं बेशुमार। यानी ये वही फाइब्रिलर कंपोनेंट का एरिया था, ये जो दोनों मैं आपको क्रिसमस ट्री के एरिया दिखा रहा हूँ ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है इसके अंदर। यहाँ पे इसको उन्होंने शेक करके देखा, इसको डिस्पर्स करके जब देखा, तो इसके नीचे यहाँ पे फाइब्रिलर सेंटर के नीचे जो है ये वाले कंपोनेंट साइंटिस्ट को नजर आए, यानी कि उसके न्यूक्लियोलाई के अंदर, कि इस तरह से वो क्रिसमस ट्री का अपेयरेंस बन रहा था। और इस क्रिसमस ट्री को उन्होंने ऑब्जर्व अगर जूम करके देखा तो इस तरह से इसके अंदर आपको ये थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, जो कि राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए के बन रहे हैं। तो जहां पे थ्रेड ये देखें इलोंगेटेड था या लार्जर नजर आ रहा था, इसका मतलब था कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तकरीबन कंप्लीट हो गई हुई। ट्रांसक्रिप्शन अभी आपको इसलिए ये वीडियो स्टूडेंट में दिखा रहा था कि आपको आइडिया हो जाए कि डीएनए से जो आरएनए बन रहा होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। राइबोसोमल डीएनए यहाँ पे है ना, तो राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कह रहे हैं। तो उसकी सेंसेस ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सारा। तो इसमें अब नेक्स्ट उसकी ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो उसने फिर कहा, ये देखें पहले पॉइंट में वो कह रहा था कि न्यूमरस जीन्स जो होती हैं राइबोसोमल आरएनए की, दे आर सिचुएटेड वन आफ्टर द अदर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि राइबोसोमल आरएनए की बेशुमार जीन्स जो है एक दूसरे के आगे पीछे पड़ी हुई हैं। दैट्स व्हाई दे along a single DNA molecule, thus revealing the tandem arrangement of the repeating RNA ribosomal RNA genes। तो राइबोसोमल आरएनए जीन्स जो हैं वो टैंडमली रिपीटेड हैं, यानी बार बार वो रिपीट होती चली जा रही हैं। सेकंड, इसमें अगर आप देखें तो इट शोज अ स्टैटिक इमेज ऑफ द डायनामिक इवेंट्स दैट अकर इन द न्यूक्लियोलस। तो 11.11 बी में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो स्टैटिक ही आपको पिक्चर दिखाई गई है ना, ये डायनामिक थोड़ी है, स्टिल पिक्चर है ये। हालांकि इसके अंदर तो इवेंट्स होते जा रहे हैं, यानी कि ये थ्रेड साइडों पे इलोंगेटेड ग्रो करते हुए चले जा रहे हैं और ये साइज इसका इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। यानी राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता ही चला जा रहा है, जिससे ये क्रिसमस ट्री का अपेयरेंस बन रहा है। लेकिन डायग्राम जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है वो क्या है, बिल्कुल एक स्टैटिक इमेज आपको दिखाया गया है उन डायनामिक इवेंट्स का जो मुसलसल हो रहे हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। सो अब नेक्स्ट इसमें क्या है, वी कैन interpret this photograph to provide a great deal of information about the process of ribosomal RNA transcription. Each of the 100 or so fibrils emerging from the DNA as a branch of the Christmas tree is a nascent ribosomal RNA transcript. तो ये देखें जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रिसमस ट्री के अंदर आप देख रहे हैं ना कि ये जो फाइबर साइडों पे बने हुए बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए है बना हुआ, जो राइबोसोमल डीएनए से बना है। तो सिंगल एक राइबोसोमल डीएनए ये फाइबर था जिससे ये राइबोसोमल आरएनए के फाइबर्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं बेशुमार। और ये दरमियान में आप यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम देख रहे हैं, जिसको आपने भी पढ़ा था कि ऊपर मोटर के साथ जुड़ता है तो क्या होती, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती, जो अभी आप एनिमेशन में देख रहे थे,
ठीक है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो अब इसमें अगर आप देखें तो द डार्क ग्रैन्यूल्स एट द बेस ऑफ ईच फाइब्रिल विजिबल इन द हायर मैग्निफिकेशन फोटोग्राफ, तो उसमें क्या है, इज द आरएनए पॉलीमरेज 1। तो वो जो छोटे छोटे डार्क सर्कल्स अभी आपको मैं दिखा रहा था वो आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच आर सिंथेसाइजिंग दैट ट्रांसक्रिप्ट। द लेंथ ऑफ द फाइब्रिल्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रिसमस ट्री ट्रंक टू द अदर। तो आपने ऐसे ही देखा था ना कि जो फाइब्रिल्स हैं इनकी लेंथ अगर आप स्टूडेंट्स ये देखें तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ देखें तो इसकी लेंथ इंक्रीज करती हुई चली जा रही है। ये दरमियान में सिंगल फाइबर है तो इससे ये फाइब्रिल्स जो बन रहे हैं इनकी लेंथ इंक्रीज करती हुई चली जा रही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप इसमें देखें तो द शॉर्टर फाइब्रिल्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्यूअर न्यूक्लियोटाइड्स that are attached to the polymerase molecules bound to the DNA closer to their transcription initiation site. The longer the fibril, the closer the transcription is to completion. तो ये वही बात कि जितना फाइब्रिल का ये साइज स्टूडेंट इंक्रीज हुआ होगा ना, लंबा हुआ होगा, तो इसका मतलब यही है कि ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है मुकम्मल। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो, लेकिन यहाँ पे मैसेंजर आरएनए नहीं, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बन रहा है राइबोसोमल डीएनए से। दरमियान में राइबोसोमल डीएनए है तो उससे ये राइबोसोमल आरएनए बन रहा है। तो जितना राइबोसोमल आरएनए का साइज बड़ा होगा इट मींस ट्रांसक्रिप्शन उसकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो ये प्रमोटर एरिया दिखाया गया जी, इनका ये टर्मिनेटर आप देख रहे हैं। तो इनसे देखें 3 तरह के राइबोसोमल सब यूनिट बन रहे हैं ये वाले जो, यानी राइबोसोमल आरएनए की 18S 5.8S और 28S बन रहे हैं। माउस के अंदर भी और फ्रॉग के अंदर भी आपको ये दिखाया गया। बच्चों समझ आ रही है ना पॉइंट्स की या नहीं आ रही आपको? समझ आ रही है जी सर। तो अब इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें तो लेंथ ऑफ द डीएनए बिटवीन द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आरएनए फाइब्रिल्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर लाइज जस्ट अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। तो अभी आपने एनिमेशन में भी देखा था कि प्रमोटर सबसे स्टार्ट में होता है प्रेजेंट, तो जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। द हाई डेंसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स अलोंग ईच ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अबाउट 1 every 100 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। तो अब देखें आरएनए पॉलीमरेज कितने पाए जाते हैं कि अगर 100 बेस पेयर्स डीएनए के हों राइबोसोमल डीएनए के, तो एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कम से कम उसमें प्रेजेंट होता है जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द हाई रेट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सेंसिस इन द न्यूक्लियोलाई ऑफ दीज oocytes। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे बेशुमार ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सेंसिस ज्यादा हो रही है न्यूक्लियोलाई के अंदर। जितने ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज होंगे इसका मतलब क्या है कि उतनी ही ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो रही है। थर्ड पॉइंट अगर देखें आप, इट कैन बी सीन इन फिगर 11.11 सी दैट, जो भी आपने ऊपर क्रिसमस ट्री की देखी है, ठीक है। द नेसेंट राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन एसोसिएटेड पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है कि साथ कुछ जुड़े हुए पार्टिकल्स भी होते हैं जो नया राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रही होती है। दीज पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन that work together to convert the ribosomal RNA precursors to their final ribosomal RNA products and assemble them into ribosomal subunits. These processing events occur as the RNA molecule is being synthesized. It can be noted from figure 11.11b that the region of the DNA fiber between adjacent transcription units is divided of nascent RNA chains. अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप गौर करें, जो अभी आपने इंट्रोन एक्सोन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें वीडियो में आपने देखा है, तो अगर आप ये नेसेंट देखें कि एक जो ये वाला क्रिसमस ट्री है इसका दूसरे क्रिसमस ट्री से जो डिस्टेंस है उसके दरमियान में आपको एक फाइबर नजर आ रहा है। तो ये जो फाइबर इनको आपस में जोड़ रहे हैं ना, ये नॉन ट्रांसक्रिप्शनल होते हैं कि इनसे जो होता है प्रोटीन की सेंसिस भी नहीं होनी है और इनका डीएनए जो होता है वो नॉन कोडिंग होता है। यानी कि तो एक फाइबर से जो दूसरे फाइबर का आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना, इनका डीएनए यहाँ पे क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा होता है। ये उसकी बात अब आप देख रहे हैं जो भी आप ऊपर दिखाया है। तो इस तरह के एरिया को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर, जो दो मुख्तलिफ क्रिसमस ट्रीज को आपस में बाइंड कर रहा है और जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी जीन्स की, उसको नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर कहा जाता है एरिया को। और नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ टैंडमली रिपीटेड जीन्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड हिस्टोन्स।
अब नेक्स्ट है इसकी में प्रोसेसिंग स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए प्रीकर्सर की प्रोसेसिंग कैसे होती है। सो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है 4 डिस्टिंक्ट राइबोसोमल आरएनएस, जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड्स में भी देखे हैं, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, कि 4 तरह के राइबोसोमल आरएनए आपने अभी देखे हैं कि यूकैरियोट्स के केस में ये वाले होते हैं। 3 ये लार्जर में पाए जाते हैं राइबोसोमल आरएनए, और एक जो होता है वो स्मॉलर वाले में होता है 18S वाला। लार्जर में 5.8S, 5S और 28S है, स्मॉलर में कौन सा है 18S होता है। 3 in the larger subunit and 1 in the smaller subunit. In humans, the larger subunit contains a 28S, 5.8S, and 5S ribosomal RNA molecule, and the smaller subunit contains an 18S ribosomal RNA molecule. So these 3 of ribosomal RNAs, the 28S, 18S, and 5.8S, are carved by various nucleases. तो इनको तराशा जाता है, इनको तोड़ा जाता है न्यूक्लियोसिस की मदद से। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स कि ये वाले जो 3 हैं 28S, 18S और 5.8S, ये 45S से बन रहे होते हैं। एक बड़ा सब यूनिट होता है 45S का, सबसे पहले जो तैयार होता है उसको फिर कटिंग की जाती है, उसको 3 में कटिंग की जाती है, 28S में, 18S में और 5.8S में। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? स्टूडेंट ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? एक बड़ा लार्जर जो है सबसे पहले जो है वो राइबोसोमल आरएनए का एक बनता है फाइबर, उसकी कटिंग हो के 3 उसके स्मॉलर बनते हैं फाइबर्स। आर यू लिसनिंग? कि बच्चों सो गए हैं ऑनलाइन होके? नहीं सर, इधर ही बैठे हैं। तो देखें जो 45 का है राइबोसोमल आरएनए, उससे ये आगे फर्दर बने 18S और 5.8। माइक ऑफ कर दूं। तो इसमें अब देखें प्री राइबोसोमल आरएनए जो है वो उसको कहा जाता है जो कि जिससे यानी कि ये जो है 28S, 18S और 5.8S वजूद में आएंगे, वो 45S का होता है। लेकिन जो एक रह गया ना 5S वाला, ये अलहदा से सिंथेसाइज होता है, इसका अलहदा हम देखेंगे टॉपिक में अभी कि 5S जो होता है ये इसको अलहदा से बनाया जाता है, फिर इसको वापस न्यूक्लियोलस में लाके इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। The 5S ribosomal RNA is synthesized from a separate RNA precursor outside the nucleolus, और ये न्यूक्लियोलस के जब बाहर बन जाता है तो इसको फिर वहां से उठा के न्यूक्लियोलस के अंदर लाया जाता है ताकि इसको राइबोसोम्स के अंदर ले जाया जा सके। क्योंकि 5S आपने देखा ना लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है राइबोसोम के, यहाँ पे आप देखें तो ये 5S जो ये तो ये अलहदा से बन रहा होता है। बाकी तीनों जो हैं ये यहीं पे बन रहे हैं, 5.8S भी, 28S भी और 18S भी, ये तीनों एक जगह पे बनते हैं। 5S को अलहदा से ला के इस न्यूक्लियोलस के अंदर इसके अंदर लाया जाता है राइबोसोम्स के अंदर। अब इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो कुछ इसकी सिमिलैरिटीज हैं या पेकुलैरिटीज हैं, कि 2 पेकुलैरिटीज क्या हैं प्री राइबोसोमल आरएनए की, कि इसके अंदर 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। अगर नॉर्मल हम राइबोसोमल आरएनए को देखें तो उसके अंदर 2 चीजें नहीं होती, प्री राइबोसोमल आरएनए के अंदर 2 चीजें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं जो कि किसी और आरएनए के अंदर नहीं होती। पहली क्या है कि दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, इनके अंदर मिथाइल ग्रुप वाले न्यूक्लियोटाइड बेशुमार पाए जाएंगे। दूसरी क्या है इनकी पेकुलैरिटी कि दे हैव सूडो यूरिडीन रेजिड्यूज। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी भी और आरएनए की स्पीशीज में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनका फंक्शन अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता है कि इनके अंदर मिथाइलेटेड ग्रुप्स क्यों ऐड किए जाते हैं या मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को क्यों किया जाता है या सूडो यूरिडीन क्यों ऐड किए जाते हैं, इसका बस अंदाजा लगाया गया है, इसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। So by the time of a human pre-RNA ribosomal RNA precursor is first cleaved, over 100 methyl groups have been added to the ribose groups in the molecule. तो उसमें 100 methyl groups जो है ना ribose molecules के अंदर ऐड किए जाते हैं, and approximately 95 of its uridine residues have been enzymatically cleaved to pseudo-uridine. तो उसमें से 95 जो ऐसे होते हैं उनको pseudo-uridine में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो 2 चीज़ें अभी आपको बता रहा हूँ जो इसके अंदर पाई जाती हैं। All of these modifications occur after the nucleotides are incorporated into the nascent ribosomal RNA that is post-transcriptional. तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाला प्रोसेस होता है। The altered nucleotides are located at specific positions and are clustered within the portions of the molecule that have been conserved among organisms. All of the nucleotides in the pre-ribosomal RNA that are altered remain as a part of the final products, while unaltered sections are discarded during processing. तो जिनके अंदर स्टूडेंट्स ये मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे या सूडो यूरिडीन ऐड हो जाएगी,
बस वही जो हैं वो रहेंगे इस राइबोसोमल आरएनए के अंदर, बाकी सारे जो होंगे राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स उनको रिमूव कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। द फंक्शन ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स एंड सूडोयूरिडीन्स आर अनक्लियर। मैंने बताया था ना कि ये दोनों जो यूनिट्स इसके अंदर ऐड होते हैं मिथाइल ग्रुप्स और सूडोयूरिडीन्स, इनके बारे में अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, इसके बारे में इतना साइंटिस्ट को पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया गया है कि दीज मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स में प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्री राइबोसोमल आरएनए फ्रॉम एंजाइमेटिक क्लीवेज, कि हो सकता है कि वो एंजाइमेटिक क्लीवेज से प्री राइबोसोमल आरएनए को बचाते होंगे, एंड दे में प्रमोट फोल्डिंग ऑफ राइबोसोमल आरएनए इनटू देयर फाइनल 3-dimensional स्ट्रक्चर्स, तो उसको वो फाइनल शेप भी उनकी बनाते हैं, एंड दे में आल्सो प्रमोट इंटरेक्शंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए विद अदर मॉलिक्यूल्स। जैसे राइबोसोमल आरएनए से क्या मिलके बनती हैं, प्रोटीन्स इसके साथ जुड़ी होती हैं इन केस ऑफ राइबोसोम्स। Because ribosomal RNAs are so heavily methylated, their synthesis can be followed by incubating cells with radioactively labeled methionine. तो इनको चेक करने के लिए कि ये कैसे इनकी सेंसिस होती है, तो इनको रेडियो एक्टिव मिथायोनिन जो है एक इसेंशियल अमाइनो एसिड वो दिया गया, तो चेक किया गया कि मिथाइल ग्रुप जो था ना वो मिथायोनिन से इनके अंदर चला गया। तो मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर जो होती है वो किस तरह से होती है, इट इज ट्रांसफर्ड एंजाइमेटिकली फ्रॉम मिथायोनिन टू न्यूक्लियोटाइड्स इन द प्री राइबोसोमल आरएनए। व्हेन कार्बन 14 मिथायोनिन यानी कि रेडियो एक्टिव दी गई ना कार्बन मिथायोनिन वाली, is provided to cultured mammalian cells for a short period of time, a considerable fraction of the incorporated radioactivity is present in a 45S ribosomal RNA molecule. अब देखें स्टूडेंट, चेक करना चाह रहे थे ना साइंटिस्ट कि कहाँ से ये तीनों सब यूनिट जो हैं वो बनते हैं, या कहाँ से तीनों जो स्पीशीज हैं राइबोसोमल आरएनए की वो बनती हैं, तो साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि वो 45S, जो भी मैं आपको ऊपर लेक्चर में बता रहा था कि ये बनती कहाँ से, 45S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल से बनती हैं। और पता कैसे चला कि यहाँ से बनती है, क्योंकि मिथाइल जो मिथाइलेटेड ग्रुप था वो इसके अंदर गया है, फिर इससे आगे फर्दर जो है 3 ये स्पीशीज में टूट गया, एंड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ अबाउट 13,000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 45S राइबोसोमल आरएनए के अंदर 13,000 न्यूक्लियोटाइड्स थे, और 45S राइबोसोमल आरएनए की क्लीवेज जब हुई, इसको जब तोड़ा गया, इसको ब्रेक किया गया इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट आर ट्रिम्ड डाउन टू द 28S 18S एंड 5.8S RNA मॉलिक्यूल्स राइबोसोमल RNA। तो ये देखें जो 45S का था ना उसमें से ये 3 बने कंपोनेंट्स, एक तो 5.8S, दूसरा 28S, तीसरा 18S। तो उसके टूटने से ये बने, ये 5S नहीं बना, ये अलग से बना। सो अगर उसके टूटने से ये बने हैं, तो फिर अगर बाद में इन तीनों की कंबाइन अगर लेंथ करके देखी गई तो अंदाजा लगाया गया कि दे आर कंपोज्ड ऑफ 7,000 न्यूक्लियोटाइड्स। जो इनका पेरेंट मॉलिक्यूल था 45S राइबोसोमल आरएनए, उसकी लेंथ कितनी थी, 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स थी, लेकिन बाद में काम वो कितनी रह गई। ऐसे स्टूडेंट्स क्यों हुआ? हालांकि पेरेंट के टूटने से ये तीनों बने हैं ना, तो इन तीनों की लेंथ जो है वो 13,000 ही होनी चाहिए थी न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन इनकी रह गई जस्ट अब 7,000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, तीनों को अगर मिला के भी देखा जाए। क्यों ऐसे हुआ है? बाकी कहाँ गए न्यूक्लियोटाइड्स? क्यों भाई, बाकी कहाँ गए स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स? तो आपने देखा है ना कि ट्रिमिंग होती है जब राइबोसोम, आपने मैसेंजर आरएनए के केस में अभी देखा था, जो एनिमेशन आपको एक वीडियो दिखाई थी, कि अक्सर उसमें से डिस्कार्ड हो जाते हैं, जो नॉन फंक्शनल नॉन कोडिंग होता है न्यूक्लियोटाइड्स, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स जस्ट रह जाते हैं। तो इसीलिए नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा इसमें से, तो इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो गई। तो अब इसमें कुछ स्टेप्स आपको बताए गए हैं कि प्रोसेसिंग जब पाथवे होता है 45S प्री राइबोसोमल आरएनए का मैच्योर आरएनए से, तो इसमें इंक्यूबेशन उन्होंने करके देखी, चेक की मैमेलियन सेल्स के अंदर, जिसमें लेबल्ड मिथायोनिन को दिया गया, एंड दैट लेबल्ड मिथायोनिन चेजिंग द सेल्स इन नॉन लेबल्ड मीडियम फॉर अ वेरिंग लेंथ्स ऑफ टाइम। तो उसमें ये चेक किया गया कि ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत लेंथी था, जिसका उन्होंने समरी यहाँ पे बताई हुई है कि फर्स्ट स्पीशीज जो थी जो इसमें लेबलिंग की गई वो 45S राइबोसोमल आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की थी, जिसको देखा गया कि इसकी रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियोलर आरएनए के अंदर ऑब्जर्व की गई आफ्टर 10 मिनट्स। उसके आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद सॉरी, जो है 45S राइबोसोमल आरएनए जो था वो डिसअपीयर हो गया न्यूक्लियोलस के अंदर से, और उसमें 32S राइबोसोमल आरएनए के अंदर चला गया, यानी वो इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर 32S राइबोसोमल आरएनए जो था, इससे मेजर 2 प्रोडक्ट्स बने के जो है ना वो आगे वजूद में आई, जो कि ये वाली थी 32S राइबोसोमल आरएनए से वो बनी है 28S और 5.8S राइबोसोमल आरएनए, जबकि जो 45S का दूसरा कंपोनेंट था
वो 45S की जो प्रोडक्ट थी उसने न्यूक्लियोलस को लीव कर दिया और वो बाहर जाके साइटोप्लाज्म में चल गई और वहां पे जाके मैच्योर हुई इनटू 18S राइबोसोमल आरएनए। यानी कि 45S राइबोसोमल आरएनए जो है वो दो में टूटा पहले, जिसमें एक 32S राइबोसोमल आरएनए बना और दूसरा 18S बना। तो 32S राइबोसोमल आरएनए फर्दर जो है वो दो में टूट गया, जिसमें 28S राइबोसोमल आरएनए बना और 5.8S राइबोसोमल आरएनए की स्पीशीज बनी। जबकि जो दूसरा 18S वाला था वो न्यूक्लियोलस के बाहर चला गया और वहां पे जाकर वो मैच्योर हुआ है राइबोसोमल आरएनए, और तकरीबन 40 मिनट्स के बाद उसको देखा गया साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन के अंदर। So after a period of 2 or more hours, nearly all of the radioactivity, 2 या 2 से ज़्यादा घंटे के बाद देखा गया स्टूडेंट्स कि रेडियो एक्टिविटी की जो सारी की सारी हो रही थी ना, हैज़ लेफ्ट द न्यूक्लियोलस। तो सारी रेडियो एक्टिविटी जो हो रही थी वो न्यूक्लियोलस के अंदर मुकम्मल हो चुकी हुई थी, इन्होंने न्यूक्लियोलस को लेफ्ट कर दिया। एंड मोस्ट हैज़ अक्यूमुलेटेड इन द 28S and 18S राइबोसोमल RNAs of the cytoplasm. The radioactivity in the 4S ribosomal RNA peaks includes the 5.8S ribosomal RNA as well as methyl groups that have been transferred to small transfer RNA molecules. अब इसमें से देखें स्टूडेंट, हमने 3 तरह के राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट्स को पढ़ लिया है कि वो कैसे वजूद में आए हैं। एक हमने देख लिया 5.8S को, एक हमने देख लिया 28S के बनने को, एक हमने देख लिया 18S राइबोसोमल आरएनए के बनने को, कि ये कैसे वजूद में आए, कैसे टूट के बने बड़े मॉलिक्यूल्स। यानी 45S राइबोसोमल आरएनए की क्लीवेज से 32S बना, फिर 32S के टूटने से 2 बने हैं, ठीक है। लेकिन जो 18S था वो अलहदा से पहले ही बन चुका हुआ था 45S के टूटने से, तो वो बाहर चला गया था न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म में, वहां पे जाकर मैच्योर हुआ है। तो ये तो हमने सारे देख लिए, लेकिन इनमें से एक सब यूनिट अभी तक जो है ना, एक जो राइबोसोमल आरएनए की स्पीशीज है वो रह गई है। वो कौन सी? 5S की, ये वाली जो है। ये कैसे वजूद में आई 5S? इसका एक अलहदा से तरीकाकार है स्टूडेंट कि ये अलहदा से बनती है, इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल डिफरेंट। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ द 5S राइबोसोमल आरएनए। तो 5S अलहदा से बनता है, और ये बनता कहाँ पे? जीन के दरमियान में इसका प्रमोटर होता है, ना कि स्टार्ट पे। आपने देखा है ना कि हर जीन का एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है। तो 5 प्राइम एंड को हम अपस्ट्रीम कहते हैं। अभी तभी मैं आपको वीडियो बार बार दिखा रहा था कि आपका दिमाग खुला रहे, आप कहीं सो ना जाएं, क्योंकि आपने पहले भी ये लेक्चर कई दफ़ा स्किप किए हुए हैं अक्सर स्टूडेंट्स ने, और उसमें भी हमने वो वीडियोस और दूसरे सारे पॉइंट्स पहले वाले डिस्कस किए थे, ये उसके साथ रिलेट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर 2-4 भी मिस कर दिए तो अगले पॉइंट्स की उसको समझ नहीं आनी है, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड हैं कंसेप्ट। अब इसमें सेंथेसिस या प्रोसेसिंग हम देखें 5S राइबोसोमल आरएनए की। तो 5S राइबोसोमल आरएनए जो होता है, इसमें तकरीबन स्टूडेंट्स 120 न्यूक्लियोटाइड ये लॉन्ग है, एंड इट इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो अब देखें ये दोनों में ही प्रेजेंट है 5S राइबोसोमल आरएनए। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के केस में भी आपने देखा ये 5S पड़ा हुआ है, जो लार्जर सब यूनिट का हिस्सा है राइबोसोमल आरएनए, और यूकैरियोट्स के केस में भी देखें तो 5S राइबोसोमल आरएनए मौजूद है, जो कि उसके लार्जर सब यूनिट का राइबोसोम के हिस्सा है। In eukaryotes, the 5S ribosomal RNA molecules are encoded by a large number of identical genes that are separated from the other ribosomal RNA genes and are located outside the nucleolus. तो ये उन जीन से ट्रांसक्रिप्शन इसकी होती है जो कि न्यूक्लियोलस के बाहर होती है। हालांकि बाकी आप देखें राइबोसोमल आरएनए सारे के सारे कहाँ पे बने थे? वो न्यूक्लियोलस के अंदर बने हैं, यानी कि उसकी स्पीशीज जो बनी है राइबोसोमल आरएनए की। लेकिन 5S ऐसी है जो कि न्यूक्लियोलस के बाहर बनती है, लेकिन उसके बाद बनने के बाद ये क्या होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर चले जाती है, ताकि ये राइबोसोम के जो लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर चले जाए। सो following its synthesis, the 5S ribosomal RNA is transported to the nucleolus to join the other components involved in the assembly of ribosomal subunits. तो ये क्या होता है? फिर ये न्यूक्लियोलस के अंदर चले जाती है ताकि ये दूसरे भी राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ मिल सके या उसके साथ कंबाइन कर सके। So the 5S ribosomal RNA genes are transcribed by RNA polymerase 3. आगे भी हम देखेंगे जो मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए है ना, उनको भी RNA polymerase 3 ही ट्रांसक्राइब कर रहा होता है। RNA polymerase 3 is unusual among the 3 polymerases in that it can bind to the promoter site located within the transcribed portion of the target gene. हालांकि अभी तक आप देख रहे थे कि प्रमोटर एरिया नॉर्मली कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स के? वो बिल्कुल स्टार्ट में जीन के अपस्ट्रीम एरिया में पाया जाता है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आप प्रमोटर या दूसरा एरिया देख सकते हैं जीन का। transcription, the gene is used in 3 stages. During permitting or blocking binding, the
RNA for options gene ये reinitiation. देखें स्टूडेंट्स The आप इसमें promoter कि एक जीन है तो जीन के स्टार्ट में यहाँ पे 5 प्राइम एंड की तरफ प्रमोटर एरिया होता है जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं। तो ये प्रमोटर एरिया जो होता है नॉर्मली जीन के अपस्ट्रीम एरिया इसको कहते हैं या इसको हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे होते हैं प्रमोटर एरिया की जो जीन्स होती हैं, बाकी इस साइड को हम पॉजिटिव साइन से शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। माइनस यानी कि सीक्वेंस के साथ उसके साथ माइनस लगाया हुआ होता है, माइनस TAT जैसे लिखा होता है या इस तरह से। तो प्रमोटर एरिया जो होता है ये अपस्ट्रीम एरिया होता है, इधर वाले को डाउनस्ट्रीम एरिया कहते हैं। तो प्रमोटर एरिया तो स्टार्ट में होता है, लेकिन ये वाला अनयूजुअल केस है, इसमें आप अगर देखें तो प्रमोटर एरिया कहाँ पे होता है 5S राइबोसोमल आरएनए के लिए दरमियान में पाया जाता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ना इस वाले एरिया को प्रमोटर एरिया को क्लीव करके देखा, इसको उतार दिया जीन में से काट के देख लिया, यानी इस साइड को काट के जीन के देखा तो फिर भी ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी 5S राइबोसोमल आरएनए। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसका प्रमोटर एरिया था ही बिल्कुल दरमियान में जीन के, तो इसलिए उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती चली गई। और साइंटिस्ट ने फिर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, प्रमोटर एरिया को इसके निकाल के एक जीन से जब दूसरे किसी जीन में इंसर्ट किया तो वहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन वैसे ही शुरू हो गई। अब इसमें 5S राइबोसोमल आरएनए की जो जीन्स हैं दे आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 इज अनयूजुअल अमंग द 3 polymerases in that it can bind to a promoter site located within the transcribed portion of the target gene। तो ये बिल्कुल जीन के दरमियान में पड़ा होता है प्रमोटर एरिया इनका। The internal position of the promoter was first clearly demonstrated by introducing modified 5S ribosomal RNA genes into host cells and determining the ability of their DNA to serve as template for the host polymerase 3। तो देखें इसमें जो ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसमें दरमियान में प्रमोटर एरिया था फिर भी वो जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रही थी। इट वाज फाउंड दैट द एंटायर 5 प्राइम flanking region could be removed and the polymerase would still transcribe the DNA starting at the normal initiation site। तो देखें फिर भी ट्रांसक्रिप्शन उसकी होती चली जा रही थी। If however the deletion included the central part of the gene, the polymerase would not transcribe the DNA or even bind to it। कहते हैं अगर जीन का आप दरमियान वाला एरिया निकाल देते जहां पे प्रमोटर था तो फिर ट्रांसक्रिप्शन इसकी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इसमें जीन के दरमियान में प्रमोटर एरिया होता है 5S राइबोसोमल आरएनए के केस में। If the internal promoter from a 5S ribosomal RNA gene is inserted into another region of the genome, the new sites become a template for transcription by RNA polymerase 3। तो अगर ये 5S राइबोसोमल आरएनए के इंटरनल पोर्शन को निकाल के जीनोम में कहीं और पे भी इंसर्ट कर दिया जाए तो फिर भी आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो बाइंड कर जाता था वहां पे और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती थी। तो ये अब देखें आप कि 5S राइबोसोमल आरएनए कितना अनयूजुअल है कि एक तो ये बनता बाहर है न्यूक्लियोलस के, दूसरा इसका जो प्रमोटर एरिया वो